अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। ज़ाविया से जनाब अशफाक साहब की सुनाई हुई एक और कहानी पेश खिदमत है, जिसका उन्वान है कि गोमा इन हॉलैंड। ये जो बात मैं करने लगा हूँ, इसका हमारी महफिल ज़ाविया से बिलवास्ता तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एक छोटा सा ताल्लुक ज़रूर है कि मेहनत करने से और लगन के साथ, पूरी धुन के साथ, जिस तरह लोग खुदा को तलाश कर लेते हैं, जिस तरह दुनिया की तलाश में हम लगे रहते हैं। मुझसे अक्सर औकात लोग सड़क पर चलते हुए जब सामने सुर्ख बत्ती होती है तो गाड़ी रोक कर शीशा उतार कर कहते हैं कि इशफाक साहब, बाबे है कहीं। मैं कहता हूँ अभी तो नहीं, इस वक्त मोटर में, मैं फिर कभी मिलूंगा तो आपसे मुलाकात होगी। कहने लगे बस ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ऐसे भी कहकर गुजर जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अक्सर पूछते हैं कि कोई बाबा नहीं मिलता। मैंने कहा सर, वो अब आपकी आरजू नहीं है। कई को मैंने ये भी कहा कि इस महफिल में भी ये बात की कि 14 बरस बीए करने में लगाए, 14 महीने इसकी कोशिश करो रूहानी दुनिया में जाने की। यह लगा नहीं, 14 महीने तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा 14 हफ्ते। कहने लगे नहीं, ये भी ज्यादा है, इतना टाइम नहीं हमारे पास। मैंने कहा अगर कोई है बाबा तो मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं करूंगा, इसलिए उसे जिच करने के लिए, जिलो खार करने के लिए उसका एड्रेस पूछ रहे हैं, क्योंकि आखिर में आपने ये कहना है कि मिले तो थे वो, कुछ भी नहीं, उसने तो कोई कबूतर निकाल कर दिखाया ही नहीं। अक्सर यही आरजू होती है ना आदमी की, कि हमने पास करने के लिए कहा था तो वो क्या, नहीं, डब्बा पीर जो था। अक्सर जो जाली किस्म के पीर होते हैं वो इस तरह बनते हैं कि अपनी ज़िंदगी तो बेचारे शुरू करते हैं अल्लाह की तलाश में, लेकिन हम लोग जो उनकी खिदमत में हाजिर होने वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको जाकर मजबूर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो डब्बा पीर बने और हमारी ख्वाहिशात को पूरा करें। अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं गया उनके पास जो कहे कि मुझे कुछ रूह की तलाश है, अल्लाह की आरजू है, मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, इसलिए मेरी आप मदद करें। चूंकि ऐसा सवाल नहीं होता, इसलिए वो बेचारे अपना रूप भी और तरह का इख्तियार कर लेते हैं। तो मैं तमहीदन अर्ज कर रहा हूँ, ये जो बात मैं करने वाला हूँ उसका ताल्लुक स्ट्रगल से ज़रूर है, कोशिश से और जिद्दोजहद से है, लेकिन इस कबिल वास्ता तौर पर उससे ताल्लुक नहीं। लेकिन आप सुनेंगे तो चूंकि आप हमारे ज़हीन नाजरीन हैं, खुद खुद उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। सन 49 की बात है। मैं यहाँ था तो हमारे दोस्तों का गिरोह था, जिसमें से सबसे नुमाया हमारे दोस्त नुसरत दुरानी था, जो एक सप्लाई कंपनी का मालिक था, मिलिट्री को सामान लेकर देता था। अमीर आदमी था उस जमाने में। उसकी बीवी बहुत मॉडर्न थी। हम उसको प्यार से नैनी कहते थे। नैनी उस्तानी किस्म की खातून थी और हर बात में हमको गाइड करती थी। आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी, और वो ये जो लैंडस्केप पेंटिंग होती है वाटर कलर की, बहुत माहिर थी। और वो अकेली लड़की थी सारे लाहौर में जो दुपट्टा नहीं लेती थी। सारे उसको हैरानी से देखते थे। एक कमाल की बात है कि उसके बाल कटे हुए थे, जो उस जमाने में नहीं होते थे। हम जब उसके साथ दोस्तों में बाहर निकलते थे तो सब उस नैनी को देखते थे। उसका एक बच्चा था जो बड़ा शरीर, बड़ा जिद्दी, बड़ा जालिम, बूढ़ से ठोकरे मारने वाला, बिल्कुल ना मारने वाला। तो उनके साथ, उस खानदान के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात रहे। हमारा एक दोस्त था बहुत अच्छा आर्टिस्ट, अब भी है। तो उनको स्टूडियो में हम इकट्ठे होते थे। कई दफ़ा हम अपनी दवा चौकड़ी, लांस गार्डन जिसको अब बाग जना कहते हैं, उसमें भी मचाते थे। हम जलते रहे बहुत अच्छी तरह से, एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर। बड़े अच्छे अयाम हमारे गुजर रहे थे कि अचानक दुरानी और नैनी का झगड़ा हो गया। मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाया करता है, वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि उन्होंने अलहदगी की बात कर ली। हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। बच्चे का मामला था, हम सब रोए पीटे। दुरानी सख्त आदमी था। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं रहना। मैंने कहा बच्चे का क्या करोगे? उसने कहा बच्चे की मर्जी है, माँ के पास रहना चाहे माँ के पास रहे, मेरे पास रहना चाहे मेरे पास रहे। तो नैनी को भी हमने समझाया। वो कहती थी कि नहीं, अगर ये इतना ज्यादा सख्त है तो मैं भी इससे ज्यादा सख्त हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अपने फन में ताक हूँ। लो जी, देखते ही देखते हमारी नजरों के सामने हमारी मौजूदगी में कागज लिखे गए, और वो तो कम रोए, हम ज्यादा रोए, और बड़ा दुख हुआ। तलाक हो गई, बच्चा मां के साथ चला गया। वैसा ही जिद्दी, वैसा रोता बसूरता, ठुड्डे मारता हुआ। तो दुरानी से भी मिला। वो मुंतकिल हो गया था GHQ रावलपिंडी में, वहीं उसका दफ्तर था, अच्छा खासा बड़ा दफ्तर। मैंने उसे कहा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कहने लगा नहीं, दफा करो, ये तो पेशा ही ऐसा नहीं है कि शादी करो। मैं शादी करूंगा ही नहीं सारी उम्र। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें करनी चाहिए। तो नहीं माना। सारे दोस्तों ने भी जोर दिया।
मगर नहीं माना। वो कहता था, मैं अकेला बड़ा खुश हूँ। ये मेरी कोठी है, इतनी बड़ी कोठी, 12-14 कनाल की, और छावनी का इलाका है। खुशो खरम हम रहते हैं। माई आती है, अम्मा जैन कपड़े धोने के लिए। उसके साथ 2 बेटियां थी, एक दारो थी और एक का नाम गोमा नाम था। वो कपड़े भी धो जाती, खाना भी पका जाती, झाड़ू भी देकर चली जाती। फिर उसका खानसमा था, फिर उसका घोड़ा था, गोल्फ खेलता था, अमीर आदमी था। अचानक मैं थोड़ा सा उससे दूर हो गया कि मैं लाहौर में मसरूफ हो गया। कुछ मेरी मसरूफियात आज़ाद कश्मीर रेडियो में थी, जैसा कि आपको पता है। वहाँ से उतरार खुल चले थे तो लौट के ले आया, तो उसने कहा, मैंने फैसला कर लिया है शादी करने का। मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात है। कहने लगा, अब की बार मैं शादी करूंगा तो किसी ऐसी लड़की से करूंगा जो बिल्कुल देहाती हो, अल्लड़ बटियार हो, जिसको कुछ जमाने का पता ना हो, नैनी जैसी ना हो, ना पेंटिंग जानती हो, ना डांस जानती हो, ना उसको कुछ जिंदगी का आगे का पता हो, ना पीछे का पता हो, एक सादा पकीजा सी लड़की। मैंने कहा, भाई देख लो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो और तुम्हारा अंदाजे जीस मुख्तलिफ किस्म का है, तो तुम उसके साथ निभाह कर लोगे? उसने कहा, मैं कर लूंगा, मैंने तहिया कर लिया है। तो जनाब, ये फैसला उसने दिल में कर लिया था। मैंने दोस्तों को इतला भी दी, पता भी दिया, तो उन्होंने कहा, ये बकवास करता है, ये नहीं हो सकता, ये किस तरह से करेगा, ये तो बहुत मॉडर्न किस्म का आदमी है। मैं लौट के आया कराची से, तो हमारा वहाँ एक सेमिनार था, कोई 1 महीने का। मुझे उसने ढूंढा, गाड़ी उसके पास लैंड रोवर थी, बगैर छत के बटन दबाते तो छत खुल जाती थी। वो आया और कहने लगा, मीट योर भाभी। तो वो एक चादर में लिपटी हुई बेचारी लड़की, ना उसका सर मुंह नजर आए। मैंने कहा, कौन है ये लड़की? तो मैंने आगे होके कहा, अस्सलाम वालेकुम। कहने लगी, वालेकुम सलाम भाईजान। तो देहाती से लड़की थी। तो मैंने आगे होके देखा, वो गोमा थी, जो उनके कपड़े धोने आती थी, अम्मा जान काम करने वाली की बेटी। उसने उसके साथ शादी कर ली, गोमा के साथ। मैंने सर पर हाथ फेरा। मैंने कहा, ये गोमा बेचारी झाड़ू देती है, कुछ नहीं पता उसको। उसने कहा, मैं बड़ा खुश हूँ इसके साथ, और बहुत अच्छी जिंदगी बसर हो रही है। वो मुझे नखरे वाली नहीं चाहिए। अच्छा भाई, अब क्या कर सकते थे? ख्वातीन और हज़रात, पूरे 1 साल के बाद 31 दिसंबर की रात थी। अगले दिन सुबह न्यू ईयर था। छावनी में, वो था चकलाला में, बहुत लंबा चौड़ा इंतजाम जैसे होता है। तो उसने कहा, शाम को बाग में चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है चलेंगे। खाने का मुझे जब से शौक था, मेरे जिस्म से भी जाहिर है। बड़ी अच्छी मैस थी वहाँ की। गैर मुल्की लोग भी मौजूद थे, और सवारत खाने के लोग, मिलिट्री के एक्सपर्ट जो बाहर से आए थे, वो भी थे। तो जब वहाँ गए तो मुझे उसने कहा, तुम आ जाना, मेरी सीटें बुक है। मैं वहाँ बैठ गया, तो ये था नहीं, दूर से आता दिखाई दिया। उसके साथ बड़ी खूबसूरत लड़की, छोटी सी उसकी कमर, पीले रंग का उसने स्वेटर पहना हुआ, ऊंची एड़ी की गर्गाबी, उसके बाल कटे हुए थे। वो चली आ रही थी उसके साथ। मैंने कहा, देखो, मैंने इसको मना किया था, अब देखो कोई और ले आया है। वो करीब आई तो वो गोमा थी। कहने लगी, भाई जी, मैंने उसे देखा और उठ के खड़ा हो गया। तो कहने लगी, आप कैसे हैं? आप तो आई नहीं, ये आपका बड़ा जिक्र करते हैं जी। मैं अब उसकी बातों का क्या जवाब देता? मैं उसको देखे जा रहा था। जीन्स उसने पहनी हुई थी, नीले रंग की, और पीला स्वेटर। चाय काफी मुझे पीने का शौक था। उन्होंने कहा, अभी पियोगे? मैंने कहा, अभी भी पीऊंगा और खाने के बाद भी। काफी पी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख रहा था, गोमा की तरफ। मैंने पूछा कि दारा कहाँ है? तो उसने कहा, उन्होंने उसको मकान लेकर दिया है, वो वहाँ गाँव में है, अम्मा भी वही है। मैं कभी कभी उनसे मिलने जाती हूँ। लेकिन इसके अंदाज में, उसकी गुफ्तगू में एक बड़ी तब्दीली आ गई थी, जो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी तब्दीली आ सकती है, और इतनी जल्दी। लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, म्यूजिक बजने लगे। इतने में एक कर्नल आया, बूढ़ा सा, आगे बढ़ा, सलाम किया। उसने गोमा की तरफ उंगली उठाई, तो वो पकड़ कर चली गई। खवातीनों हजरात, वो नाची है कोई, यानी बैंड की धुन के ऊपर गोमा अपनी एड़ियां जमीन से उठाकर बड़ी मुश्किल से दम दमादम, और वो कैसे खमीरी की तरह घूम रही थी। और कर्नल बेचारा अच्छा भला था, वो हफ्किया बूढ़ा, उससे उसे चला ना जाए। तो वो एक दो तालियां बजी, आके बैठ गया। तो मेरी समझ में ना आया कि इसका दाद दूं या बेदाद। समझ में आया कि फिर एक बंदा आ गया। तो उसने उससे आकर कहने लगा, एक्सक्यूज मी, गोमा कह रही है कि आई एम रियली टायर्ड, आफ्टर 5 मिनट आई विल बी रिफ्रेश। मैंने जब अंग्रेजी सुनी उसकी, तो मैंने कहा, ये तुमने अंग्रेजी कहाँ से सीखी? कहने लगी, गुफ्तगू में आ जाती है। तो मैंने कहा, तुमने पढ़ाई शुरू की? कहने लगी, नहीं बाजी, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं, मैंने पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं सीखा। तो मैंने कहा, ये जो तुम बोली हो? कहने लगी, नहीं, बोल मैं सारी ठीक ठाक लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। मैंने कहा, ये राज क्या है? कहने लगी कि जुबान के जानने का राज उसके बोलने में है। अच्छा लिखने वाला जो है ना, उसकी इतनी कदरों मर्दल नहीं होती जितना अच्छा बोलने वाले की होती है। क्योंकि कॉन्वेंट के पढ़े बच्चियां बच्चे हैं,
جو ان کو انگریزی سکھائی جاتی ہے وہ بولنے والی ہے۔ فیض صاحب جو اسکول کے پڑھے لکھے تھے ایڈیٹوریل وہی لکھ سکتے تھے، اور یہ راز پا گئی تھی۔ اس نے کہا بولنے کا کمال ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاستدان اکثر کہتے ہیں یہ تو بولتا نہیں ہے، فلاں آدمی کمال کا بولتا ہے جی۔ اس کے کہنے پہ جو تعریف ہوتی ہے اس کی، تو وہ چونکہ یہ راز پا گئی تھی اس لیے بولنے پر توجہ دی اور کھٹا کر بولنے لگی۔ تو اس کے ساتھ کہنے لگی ہمارا اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ بھی ہے دورانی کا، اور میرا سنگل بھی ہے۔ تو میں نے کہا تم اسے آپریٹ کیسے کرتی ہو؟ کہنے لگی میں گوما لکھتی ہوں، گوما لکھنا میں نے سیکھ لیا ہے، اور دستخط کر لیتی ہوں، اور میں نے حصے بھی سیکھ لیے 1 سے 100 تک، بڑے اچھے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوڑا صاف کرنے سے بہت آسان بات ہے۔ میں تھک جاتی تھی، اور وہ کپڑے دھونے سے یہ پڑھنا لکھنا تو بڑی کمال کی چیز ہے۔ اس میں بندے کو بغیر کچھ کیے عزت مل جاتی ہے۔ عجیب فلسفہ تھا اس کا، میں مبہوت رہ گیا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آیا اور اس کے ساتھ جا کر ناچنے لگا، اور وہ ساری اس محفل کی جان تھی۔ جو بھی لوگ آتے تھے، خاص طور پر فارنر، اس کے ساتھ ناچنا پسند کرتے تھے، اور اللہ نے اس کو ایسا شعور دیا تھا کہ وہ تو پتہ نہیں میں کس کی مثال دوں، آپ نے کبھی ایسا ناچ نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور ہم آ گئے۔ دورانی مجھے کہنے لگا شام کو تم جاؤ گے نہیں کہیں؟ میں وہیں رہا۔ تو صبح جو اس نے ناشتہ ہم کو دیا وہ تو تھا ہی کمال کا، لیکن جس طرح اس نے ملازمہ کو کنڈکٹ کیا، یعنی اس کو حکم دیا یہ چیز لے کر آؤ بھائی جان کے لیے، یہ چیز واپس لے جاؤ، اور وہ جو میں نے فلاں فریج میں رکھی ہے اس کو نکال کے لاؤ، وہ دیکھنے والا انداز تھا۔ اس نے کہا دیکھو اس کو غلام محمد دیکھو، سائیں ہے۔ اس نے کہا جی بیگم صاحب بلاؤ اس کو۔ تو وہ سائیں آ گیا، کچھ اور قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا دیکھو ایک گھوڑا تو میرا ہے، ایک صاحب کا ہے، ایک بھائی جان کے لیے پیدا کرو۔ تو اس نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے گھوڑا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو بٹھانا ہے اس کے اوپر، آپ چلیں گے۔ میں نے کہا خدا کے لیے میں گھوڑے پر کبھی نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ تو جی شام کو اس نے گھوڑے پر چکر لگوایا، اور نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم انہی گھوڑوں پر مری چلتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے اتنا ہم سے نہیں ہو سکتا، یہیں تک کافی ہے۔ اس کے بعد بڑی لمبی کہانی ہے، میں جلدی جلدی سے وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جناب مجھے ولایت آنا پڑ گیا، اور کچھ عرصہ مجھے ان کی کوئی خبر معلوم نہ ہو سکی۔ 2 سال کے بعد جب میں واپس گیا، بڑی آرزو تھی دورانی سے ملنے کی، گوما سے ملنے کی۔ تو میں ملا دورانی سے اپنے دفتر میں، بڑا خوشحال۔ تو میں نے کہا سناؤ بابی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا دفع کرو، لعنت بھیجو اس پر۔ اس نے وہ گالی دی جو میں نہیں دے سکتا، ساری کائنات کو، انسانوں کی انسانیت کو، جس کو بھی جس طرح سے گنا جا سکتا ہے، اور ساتھ گوما کو۔ میں نے کہا وہ ہے کہاں؟ تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا بس یار لعنت بھیجو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا وہ اس کا بڑا محبوب دوست تھا، ہالینڈ کا 3rd سیکٹری امبیسی، اس نے مجھ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لی، اور وہ ہالینڈ چلی گئی، وہ یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا گوما ہالینڈ میں؟ کہنے لگا ہاں۔ تو میں نے کہا وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگا وہ ہم سے تو زیادہ سمجھدار ہے، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بہت اچھی طرح سے آتا ہے، اور وہ اونچ نیچ کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، اور وہ اپنا آپ اپلائی کرتی ہے۔ اگر کہیں اس نے اپنا آپ روحانیت کی طرف اپلائی کیا ہوتا تو اس وقت وہ پاکستان کی کیا پورے برصغیر کی ایک بزرگ ترین ہستی ہوتی، لیکن اس کا رخ دوسری طرف ہے، وہ کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے جانا ہے بلائے، تو پھر میں اس سے ملے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ اس نے کہا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، تم بھی اس کے ساتھ۔ خیر مجھے وہاں ہالینڈ جانے کا اتفاق ہوا۔ پتہ کیا اس کو ڈھونڈ نکالا، بڑی خوش و خرم تھی، اور اس کا ولایتی خاوند وہ چھوڑ چکا تھا نوکری، اس نے کوئی خوشبویات کی ایکٹیویٹی چلا لی تھی جس میں وہ ساتھ اس کے کام کرتی تھی۔ میں نے کہا تم نے ابھی تک لکھنا نہیں سیکھا؟ کہنے لگی نہیں لکھنا نہیں سیکھا، میں بولتی انگریزی ہوں، اب ڈچ زبان بھی بول لیتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا محاورہ ہے۔ اس نے کہا ایک فرق میری زندگی میں پڑا ہے کہ میں نے اپنے نام کے سپیلنگ بدل لیے ہیں، میں اس کو گو ایم اے این ٹی کرتی ہوں، فرینچ میں ٹی نہیں بولتے بھائی جان، تو گوما لکھتی تھی، یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میں دستخط کرتی ہوں، پیسے چیک وغیرہ نکالنے ہوتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوا۔ کہنے لگی لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ علاقہ جو ڈیناگ کا ہالینڈ ہے میں اسے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہاں؟ تم کہیں اور کام کر لو۔ کہنے لگی نہیں میں اس پر غور کر رہی ہوں۔ کہنے لگی اماں کا بہن کا کبھی کوئی خط آتا ہے، ان کو پیسے وغیرہ بھیج دیتی ہوں، وہ بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا تمہیں آرزو پیدا نہیں ہوئی کبھی ان سے ملنے کی؟ کہنے لگی ہوتی ہے، لیکن یہاں کام وام اتنے ہیں، مصروفیات ایسی ہیں کہ میں اس میں لگی رہتی ہوں، اور میں ان کی طرف توجہ نہیں دے سکتی، لیکن میں ان کی نگہداشت بہت اچھی طرح سے کر لیتی ہوں، مالی طور پر وہ بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ اس سے مل کے، اس کے ہاں کھانا کھا کے، پھر اپنا کام کر کے جو میرے ذمہ تھا، ہماری یونیورسٹی کی طرف سے میں واپس آیا،
اور दुरानी से मिला। कहने लगा, लो देखो हमारी भी मदद हो गई। मैंने कहा, वो कैसे? कहने लगा, वो उस बदबख्त के पास भी नहीं रही, रुच के पास। उसने उससे तलाक ले ली है, ब्रसल्स के एक बूढ़े के साथ शादी कर ली है, जो कि वहाँ की एल्युमिनियम की फैक्ट्री का मालिक है। अब वो उसकी फैक्ट्री को रन करती है, क्योंकि बाबे से इतना तो काम होता नहीं। उसके यहाँ 1,500 मुलाजिम है। गोमा घूमती है, बीच पतलून पहन के घूमती है, हंटर पकड़ कर, जैसे सर्कस नहीं होती, रिंग मास्टर, वो सारा कंट्रोल करती है। और इतना अच्छा उसने कंट्रोल किया है कि अब वो यूरोप एसोसिएशन ऑफ एल्युमिनियम फैक्ट्री की असिस्टेंट सदर हो गई है। याद रखिए, पिंडी के पास गांव से दौलताला उसके पास की रहने वाली थी, तो ये उसका इरादा था और ये उसका तहैया था। उस वक्त मैं उसे नहीं जानता, 10 साल हो गए हैं। इस वक्त मैं उसे नहीं जानता, 10 साल हो गए हैं। मुझे यकीन है अब भी वो इंटरनेशनल एल्युमिनियम एसोसिएशन की सदर होगी, क्योंकि अल्लाह ने उसे बड़ी सलाहियत दी थी और उसने अपनी सारी सलाहियत एक रूह के ऊपर चला दी। तो जब लोग ये पूछते हैं कि साहब हमें को बताएं कि बाबा किधर होता है, तो मुझे हमेशा वो याद आ जाती है। उसने कभी नहीं पूछा था कि वो कहाँ होता है, ये फलां चीज़ कहाँ होती है। वो अपनी धुन की पक्की और रासरो खातून थी, और जो बात थी दिल में रखती थी वो बहुत कम गु थी, दहाड़ना दहाड़ी थी, उसको पूरा करके छोड़ा। ख्वातीनो हजरात, अगर आप तहिया करना चाहते हैं तो मुझसे न पूछें, अपने आप से पूछें कि आपका क्या इरादा है। जब तक आपकी कन्विक्शन नहीं होगी, बाहर की लाई हुई तब्दीली किसी तरह से भी आपकी मदद नहीं कर सकती। आप सारे मिल के अपनी गोमा को ढूंढेंगे, यानी हमारी अपनी रूह जो है वो हमारे लिए गोमा का दर्जा रखती है ना। हम चूंकि रूह के इंसान हैं, अल्लाह मियाँ ने इंसान को एक कैफियत दी जो दूसरों को, किसी जानदार को नहीं दी। इंसान का एक वजूद वो है, वो जो जिस्म ही जिस्म नहीं है, इसके ऊपर एक चुबारा भी है जो इंटेलेक्ट का चुबारा है। इसी वजूद के ऊपर वो इंटेलेक्ट का चुबारा जो आपको मजबूर करता है कि आप सर्दियों की यख बस्ता रात को टूटी हुई बाईसाइकिल चलाते हुए नुसरत फतेह अली खां का गाना सुनने जाएं। तो तकाजा है ना, भैंस कभी भी मुशायरा सुनने नहीं जाती, उसको सिर्फ अपना जिस्म चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। कोई जानवर ऐसा नहीं करता। शेर ने आज तक किसी कवाली में शिरकत नहीं की, बंदा करता है, इसकी आरजू है, जो मर्जी करे। जो इंटेलेक्ट है, जहन का चुबारा, उसके ऊपर एक और है, और वो रूह का चुबारा है। और हमारा बंद पड़ा है, गंदी टूटी फूटी फूस उसमें पड़ी है, पुराना टूटा हुआ चरखा, पुरानी मंजियां, बिस्तर फेंके हुए हैं, शीशे उस कमरे के टूटे हुए हैं, कुंडी उसकी बंद है। कभी कभी कोई आदमी ऊपर चढ़ता है और वो आवाज देकर पूछता है कि किसका है चुबारा। तो नीचे से आवाज आती है कि अपना है। तो कहता है, इसको खोलें। वो कहती है, ना पुत, दफा कर, इसमें गंद फूस भरा हुआ है, तो उसको खोलने की कोई चंदा जरूरत नहीं। तो ये इरादा सीढ़ियां तय करके ऊपर चढ़ने वाले इंसान का होता है कि आया मैं उस कोठरी को खोलूं या न खोलूं। अब ये फैसला आपके इख्तियार में है। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।